नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपका अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा इलेक्ट्रीशियन का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बेसिक विद्युतिकी। तो यहाँ से दोस्तों लगभग हमारे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 300 लगभग क्वेश्चन करवाऊँ इस टॉपिक से। मतलब ऐसा करवा दो कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और दोस्तों, हमारा जो प्रीवियस जो टॉपिक हो चुका है उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाइए। ऑल टेक्निकल एग्जाम इलेक्ट्रीशियन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर विधिवत तरीके से उन सभी को क्लासों को अच्छे से देख लें। और दोस्तों, उम्मीद यही करता हूँ वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों, ये हमारी क्लास DRDO, UPPCL, TG2 और ALP अन्य टेक्निकल एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट साबित होगी। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस टॉपिक को देखें तो आप एक बार थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद इसका रिविज़न करें फास्ट मोड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया, और दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए दिया धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी हमारा आवेशहीन, ऑप्शन डी हमारा भिन्नात्मक। तो सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, और सभी साथियों को इसका याद होना चाहिए। जितने भी साथी लाइव हैं सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि आवेशहीन। जो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, आवेशहीन होता है। तो दोस्तों, इसका हम फैक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन की क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेशहीन होता है। इसका नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा याद रखना कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो इस पर आवेश कैसा होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना धनात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, मतलब उसका मान कितना होता है, वो आपको पूछा जा सकता है। तो ये होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है होल्स, ऑप्शन सी है हमारा आयन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी लाइव हैं सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट होगा, यानी कि आयन। विद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। करेक्ट हमारा दिया गया, विद्युत अपघट्य में धारा का जो प्रवाह होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। इसका नेक्स्ट फैक्ट है, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया कि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो मतलब अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह क्या होगा, अचालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच के टुकड़े को अगर रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, कैसा होगा। ऑप्शन ए धनावेशित, ऑप्शन बी है ऋणावेशित, ऑप्शन सी है आवेशित, ऑप्शन डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऋणावेशित। जो कांच के टुकड़े को अगर रेशम से घर्षण कराने पर क्या होगा, रेशम जो होता है वो कैसा होगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और कांच कैसा होगा, धनावेशित हो जाएगा। इसका फैक्ट देख लेते हैं, कांच के टुकड़े को अगर रेशम पर घर्षण कराने पर क्या होगा, रेशम ऋणावेशित हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ की सी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। मतलब कहने का यह है कि विद्युत क्षेत्र और आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में क्या होता है, वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का क्या करता है, अनुभव करता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के पास
लाया जाता है तो कागज़ के टुकड़े उस छड़ में क्या होता है, चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप अपने बालों पर किसी भी वस्तु को रगड़ने पर जैसे ही हम उसको किसी कागज़ या बाल को चिपकाते हैं वो तुरंत चिपक जाता है। तो बिना आवेशित छड़ के नहीं चिपकते, मतलब अगर आवेशित होगा तो ही वो चिपकेंगे, अगर आवेशित नहीं होगा तो वो नहीं चिपकेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है। ऑप्शन सी है निर्वात की परम विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं कमेंट, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट आप देखिए यहाँ पर दिया गया है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल का मान जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पर Q1 इंटू Q1 Q1 Q2। तो ये क्या है, आवेश बल है, ठीक है। इनके आवेशों के क्या है, गुणनफल का आवेश है के गुणनफल, और उसके दिया गया उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का अनुपाती है ना। इनकी दूरी क्या होगी, r, तो r का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ नेक्स्ट फैक्ट दिया गया है F बराबर जो होता है हमारा KE Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो हमारा KE है जो कूलाम का क्या है, न्यूतांक है, और इसका जो मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इसका हमारा नेक्स्ट फैक्ट है आवेश समान होने पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और नेक्स्ट हमारा दिया गया आवेश असमान हो पर क्या होता है, आकर्षण, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो उसका राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। ऑप्शन है धनावेश शुरू होकर ऋणावेश पर। ऑप्शन बी है ऋण आवेश शुरू होकर धनावेश पर। ऑप्शन सी है अनियंत्रित। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम ALP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि धनावेशित से शुरू होकर क्या होता है, ऋण आवेशित पर क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं। आपको इसका फैक्ट सही समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया विद्युत बल रेखाएं कैसे रेखाएं खत्म होती हैं, तो ये होता धनावेशित से शुरू होकर कहाँ होती है, ऋण आवेशित पर खत्म होती हैं। जैसे आइसोलेटेड जो कोई चार्ज है जिस पे प्लस दिया गया और इसमें चार्ज निकल रहा है, पर हमारा जो नेक्स्ट दिया गया एक यहाँ पर देखिए प्लस का एक माइनस का, तो क्या हुआ धनावेशित यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इसके यहाँ ऋणावेशित पर खत्म होंगी, फिर यहाँ से इसी प्रकार निकलेंगी और ऋणावेशित पर खत्म होंगी। तो इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता रिक्तांध्या होती है, मतलब कैसी होती है आपको बताना है। कि ऑप्शन है इकाई होती है, ऑप्शन बी है शून्य होती है, ऑप्शन सी है समान, ऑप्शन डी है असमान। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। और दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम 2014 में पूछा गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी और सॉरी ऑप्शन नंबर बी शून्य, मतलब जो खोखला जो चालक होगा उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र कैसी होगी, शून्य होती है। तो अब हम इसका फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट दिया गया है जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो समस्त आवेश क्या होता है, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, मतलब उसके सतह के पृष्ठ पर क्या होता है, वितरित हो जाता है एक समान रूप से। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक
सदिश राशि है। हमेशा याद रखना, अगर कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए तो विद्युत क्षेत्र क्या है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है, आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में JMRC 2016 में पूछा गया। ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा एक रेखिस्तान दिया राशि है। मतलब कैसी राशि है, अभी मैंने आपको बताया था। जल्दी से राइट आंसर का कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी है अदिश, ऑप्शन सी हमारा कहाँ नहीं जा सकता, ऑप्शन डी है कभी सदिश तो कभी अदिश। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। सभी का राइट आंसर होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो विद्युत धारा हमारा है, विद्युत धारा जो वो क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। हमेशा याद रखना। अगर विद्युत क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो क्या है, वो एक सदिश राशि है। तो हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फैक्ट दिया गया विद्युत क्षेत्र क्या है, एक मैंने आपको बताया क्या सदिश राशि है। और नेक्स्ट हमारा दिया गया फैक्ट है विद्युत विभव क्या है, ये एक अदिश राशि है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है विद्युत आवेश जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है। तो यहाँ से एक राशि अगर पूछ ली जाए तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। तो आपको चालकता का मात्रक बताना, और 2014 में LP में पूछा गया। ए है हमारा ओम, ऑप्शन बी हमारा है फैराडे, ऑप्शन सी हमारा साइमन, ऑप्शन डी है हेनरी। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने भी साथी लाइव हैं कमेंट जरूर करा करें, चाहे सही हो चाहे गलत। आप कमेंट जरूर करेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ हमने क्वेश्चन का आंसर दिया। नहीं आता है तो हम आपको आंसर तो बताते ही हैं। तो कमेंट करें सभी साथी जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा। मतलब जो चालकता का जो मात्रक वो क्या है, साइमन है। क्या है, साइमन। तो इसका फैक्ट देख लेते हैं हम। फैक्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों, हमेशा रखना, याद रखना, ओम होता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और धारिता का जो मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और प्रेरकत्व का जो इकाई है वो हमारा जो मात्रक या इकाई है वो हेनरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। मतलब कितना गुना हो जाएगा ये बताना। ऑप्शन है 2 गुना, ऑप्शन बी है 3 गुना, ऑप्शन सी हमारा 6 गुना, ऑप्शन डी हमारा है 9 गुना। तो सभी से सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी कमेंट करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 9 गुना होगा। तो किस तरह होगा मैं आपको इसको फैक्ट सही समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो L लंबाई का दिया गया था आयतन, जो चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए क्या करा, 3L कर दिया गया। तो इसका प्रतिरोध जो 9 गुना हो गया। तो कैसे हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पर R2 = N² × R1 है। ठीक है। अब इसमें दिया गया R2 जो हमारा दिया गया है वो हमारा N का जो दिया गया बिना परिवर्तन करे कितना हो गया, कितना परिवर्तन हुआ, 3 का परिवर्तन हुआ। तो जो N दिया गया 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा × R1 हो जाएगा। ठीक है। तो R2 में कितना परिवर्तन होना, तो यहाँ देख लीजिए R2 बराबर हो जो हमारा हो जाएगा 3 × 9 R1। तो कितना हो गया, 9 जो परिवर्तन हुआ, मतलब 9 गुना परिवर्तन होगा। मतलब अगर 3 है तो उसका 9 गुना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि L लंबाई के चालक में आयतन में बिना परिवर्तन किए अगर 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो हमेशा N² कर देना। N की जगह आप मान रख देना, तो आपका राइट आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव
तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। तो यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन 2014 में। तो ऑप्शन है समान एवं भिन्न भिन्न, ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न एवं समान, ऑप्शन सी हमारा दोनों समान, ऑप्शन डी है दोनों भिन्न भिन्न। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट उनका करेक्ट होगा, यानी कि समान और भिन्न भिन्न, मतलब प्रतिरोधों के समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, विभव तो समान होगा लेकिन विद्युत धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ये हमेशा याद रखना। इसके फैक्ट देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ फैक्ट देख लिए। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया है, हमारे घरों में लगे जो उपकरण होते हैं वो कैसे होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। मतलब समांतर क्रम में जो हमारे जो भी उपकरण होते हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए, हमेशा याद रखना। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में जो हमारे घरों में जो उपकरण लगे रहते हैं वो किस श्रेणी में लगे रहते हैं, तो समांतर क्रम में लगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है, इसके समतुल्य अगर प्रतिरोधों का मान जोड़ा गए प्रतिरोधों के सबसे कम मान से भी कम होता है। क्या होता है, अगर समांतर क्रम में अगर जोड़ें तो प्रतिरोधों का जो मान होता है सबसे कम प्राप्त होता है किसमें, समांतर में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समांतर हमारा क्रम दिया गया है। इससे हमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान सबसे कम प्राप्त होता है। और जो श्रेणी में होता है तो श्रेणी में हमें क्या होता है, जो प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हीट स्टोन जो सेतु संतुलन में कह लाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। तो ये भी 2017 में पूछा गया। ऑप्शन है इकाई, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी हमारा अनंत, ऑप्शन डी है 0.8 एम्पियर। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी शून्य। जो व्हीट स्टोन जो सेतु का जो संतुलन में अगर रहेगा तो उसमें गैल्वेनोमीटर का जो से जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, शून्य होगा। अगर संतुलन में है तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, शून्य होगी। तो इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। ऑप्शन है इकाई, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी हमारा 711 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी है अनंत। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो उनका करेक्ट होगा, यानी कि वास्तविक रूप से जो पृथ्वी की जो धारिता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। और ये भी दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। तो इसका फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा दिया गया कि धारिता की जो इकाई होती है वो फैरेड होती है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया पृथ्वी का जो विभव क्या था, शून्य होता है। और जो हमारा सूत्र होता है धारिता का C बराबर Q/V। अगर मान लिया Q बराबर जो V मतलब विभव अगर 0 है तो C बराबर क्या हो जाएगा हमारा Q/0, यानी कि जो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब जो धारिता होगी वो क्या होगी, अनंत। मतलब पृथ्वी की जो विभव होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो दोस्तों आप याद रखना कि जो पृथ्वी की जो क्या होता है धारिता वो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र कार्य करता है। ऑप्शन है केवल AC पर, ऑप्शन बी है केवल DC पर, ऑप्शन सी हमारा AC एवं DC दोनों पर, ऑप्शन डी हमारा ना ही AC तथा और ना ही DC पर। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि जो AC व DC दोनों पर क्या होता है, संधारित्र कार्य करता है। तो ये भी दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया दोस्तों कि जो संधारित्र दो चालकों का क्या है, युग्म है, और जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है समांतर प्लेट संधारित्र, और दूसरा हमारा गोली संधारित्र ऑप्शन, और जो हमारा तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। ये 3 प्रकार के होता है संधारित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा है संधारित्र की जो धारिता किन बातों पर निर्भर करती है।
ऑप्शन है उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन सी हमारा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी लाइव हैं तो इसका कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त जितने भी फैक्ट दिए गए सभी मान्य होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दोस्तों इसका फैक्ट और देख लेता हूँ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर फैक्ट देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया संधारित्र पर उसके सतहों के क्षेत्रफल पर और संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है संधारित्र का जो मात्रक जो होता है हमारा कूलाम पर वोल्ट होता है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया संधारित्र का जैसा ही मात्रक जो होता है फैराड होता है। और नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया गया वो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया किसी विद्युत का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। ऑप्शन है 1 से कम, ऑप्शन बी है 1 से अधिक, ऑप्शन सी है 1 के बराबर, ऑप्शन डी है 0। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये 2015 में HAL हेल में पूछा गया। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट है, यानी 1 से अधिक, मतलब किसी जो वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1 से क्या होता है अधिक होता है। हमेशा याद रखना 1 से अधिक होता है। तो हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि पराविद्युत पदार्थों का जो उपयोग होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच में किया जाता है। तो याद रखना कि जो पराविद्युत पदार्थ है इसका उपयोग कहाँ किया है संधारित्र प्लेटों के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया पॉलीप्रोपिलीन जो है एक क्या है पराविद्युत पदार्थ है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया किसी पदार्थ के ध्रुवण को मात्रा को उसके पराविद्युत स्थिरांक से मापा जाता है। हमेशा याद रखना किससे नापा जाता है पराविद्युत स्थिरांक से नापा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास कंप्लीट हुई। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें जो हमारा टॉपिक हो चुका है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपका किसी भी तरह का कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको और बेहतर कुछ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।